नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संपूर्ण भारत, जो कि हमारा आज का खास बुलेटिन है। और अगले 1 घंटे आपको इस बुलेटिन में हम संपूर्ण भारत की जानकारी देने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की खबरें, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की खबरें, भारत के हर कोने और हर राज्य की खबरें। खबर वो जो आपसे सीधे सरोकार रखती हैं, ताकि हम आपसे और आप हमसे सीधे जुड़ सके। ग्राउंड जीरो से खबरों की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के इस सिलसिले की। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि केरल की सुर्खियां क्या हैं। मेट्रो मेन ई श्रीधरन का केरल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार ने छिपाई सिल्वर लाइन परियोजना को पूरा करने की वास्तविक लागत। केरल के अडूर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, प्रेमी समेत 5 दोस्त गिरफ्तार। केरल में एक जंगली हाथी की रहस्यमयी मौत का मामला, दोषियों की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। और चलिए अब केरल की खबर को विस्तार से देखते हैं। बात करेंगे ई श्रीधरन की, जिन्होंने केरल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दिलाने के लिए इसे पूरा करने की वास्तविक लागत को छिपाया है। श्रीधरन ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया, जिसमें रेल मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई जाने वाली दीवार और सैकड़ों ओवरब्रिज समेत अन्य मदों पर आने वाले खर्च की राशि शामिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारी गणना के अनुसार सिल्वर लाइन परियोजना की पूर्ण लागत लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार ने परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए इस बात को छिपाया था। तो चलिए अब रुख करेंगे तमिलनाडु की सुर्खियों की ओर। तो चलिए तमिलनाडु की क्या हेडलाइंस हैं वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया वडापलगंजी ELCOT आईटी फर्म का उद्घाटन। कई सेक्टर में युवाओं को मिलेगा रोजगार। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम का ऐलान। कहा, नीट का विरोध जारी रखेगी सरकार। भारी बारिश के कारण पूरे तमिलनाडु में 75,000 ट्रक फंसे। कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं तमिलनाडु की खबरें। सबसे पहले बात होगी मॉनसून की। जी हां, देश भर में इस वक्त जमकर मॉनसून देखने को मिल रहा है। पूरे तमिलनाडु में प्रमुख शहर और कस्बों में 75,000 से अधिक ट्रक फंस गए हैं। लॉरी ओनर्स फेडरेशन तमिलनाडु के अध्यक्ष ने कहा कि तमिलनाडु में फंसे ट्रकों को दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पहुंचाना है। भारी बारिश की वजह से ट्रक राज्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये ट्रक फिलहाल उत्तरी राज्य में जाने में असमर्थ हैं। लॉरी ओनर्स फेडरेशन तमिलनाडु ने कहा कि तमिलनाडु जाने वाले 25,000 से अधिक ट्रक भी भारी बारिश के कारण उत्तरी राज्यों में फंस गए हैं। और चलिए अब देखेंगे कर्नाटक की सुर्खियां। कर्नाटक में आज 26 विपक्षी दलों का महाजुटान। 24 की रणनीति को लेकर मंथन। विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार पर होगी चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का ऐलान। 19 जुलाई को राज्य में गृह लक्ष्मी पंजीकरण करेंगे लॉन्च। कर्नाटक के कोलार में हॉरर किलिंग का मामला। लापरवाही के आरोप में सर्कल इंस्पेक्टर सस्पेंड।
और चलिए अब कर्नाटक की खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे विपक्षी दलों की 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों को उठाया जा सकता है। आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में होने वाली बैठक में विपक्ष के गुट के नए नाम संयोजक, तमाम कार्यक्रमों और आंदोलनों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे के लिए भी समितियां गठित की जाएंगी और ईवीएम और चुनाव आयोग के सुधार के लिए भी विपक्ष दल पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा दिल्ली के अध्यादेश, यूसीसी, महंगाई, विदेश नीति, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इस रणनीति पर भी चर्चा होगी। चलिए अब रुक करेंगे आंध्र प्रदेश की सुर्खियों का। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की पहल, अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत। तिरुपति पुलिस ने 50 लाख रुपए की चंदन की लकड़ियां जब्त की, 20 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अट्ठाईस जुलाई से समुद्री खाद्य महोत्सव की मेजबानी की शुरुआत, विजयवाड़ा करेगा महोत्सव की मेजबानी। अब आंध्र प्रदेश की खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर एक यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है। नई नीति प्रदेश भर में परिवहन विभाग के 15 चेक पोस्ट पर लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने इन चेक पोस्ट में कैशलेस प्रणाली लागू की, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसके अलावा लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके सीमा कर, अस्थायी परमिट कर, स्वैच्छिक कर, समझौता शुल्क को भुगतान कर सकेंगे। और चलिए अब देखते हैं तेलंगाना की सुर्खियां। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में मंत्रियों से की मुलाकात, आगामी चुनाव को लेकर मंथन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा मुसलमानों को शिक्षा से दूर कर रही है सरकार। डीआरएस एमएलसी के कविता की प्रवासियों से अपील, कहा अपनी मातृभूमि लौटे और तेलंगाना में करें निवेश। और चलिए तेलंगाना की खबर आपको विस्तार से बताते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मुसलमानों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ओवैसी ने सरकारी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि देश में आज भी 1,80,000 मुसलमान उच्च शिक्षा से दूर हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में अल्पसंख्यकों को शिक्षा में कम मौके क्यों हैं। ओवैसी ने सरकार पर देश में तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मुस्लिम युवाओं की उच्च शिक्षा में दर घटी है। इस सरकार ने क्या किया? इन्होंने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप रोक दी। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा की ओर और दिखाते हैं आपको ओडिशा की सुर्खियां। ओडिशा में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। ओडिशा में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पार्टी ने विधायक मोहम्मद मोकिम और पूर्व एमएलए चिरंजीवी बिस्वाल को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगा आरोप। ओडिशा के पुरी श्री मंदिर के चारों दरवाजे खोलने की मांग, सिटीजन फोरम ने लॉन्च किया सिग्नेचर अभियान, कोरोना काल में बंद किए गए थे दरवाजे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं ओडिशा की खबरें। ओडिशा के मशहूर जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजों को खोलने की श्रद्धालुओं ने मांग की है।
कोरोना काल में पुरी के श्री मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए थे। फिलहाल मंदिर के एक दरवाजे से ही श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत है, जिससे हर रोज मंदिर में भीड़ लग जाती है। श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के दर्शन में कम से कम 4 से 5 घंटे लग रहे हैं और इसके विरोध में सिटीजन फोरम ने दस्तखत अभियान शुरू किया है। अब तक सिटीजन फोरम ने 1 लाख दस्तखत वाले पत्र राज्य के सीएम नवीन पटनायक को भेज दिए हैं। लोगों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस मसले पर जल्द मंदिर कमेटी से बात करेंगे और कोई उचित हल निकालेंगे ताकि श्रद्धालुओं को आ रही दिक्कतों का निदान हो पाए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा की सुर्खियां सबसे पहले आपको बताते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा में अश्लील वीडियो मामला पहुंचा आचार समिति के पास। 9 सदस्यों की टीम करेगी मामले की जांच। विधानसभा अध्यक्ष विश्व बंधु सेन ने मामले पर की कार्रवाई। त्रिपुरा में गोमती जिले के मंदिर में तालाब में इंसानी खोपड़ी मिलने से हड़कंप। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले में जांच जारी। चलिए खबर आपको विस्तार से बताते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम माणिक साहा ने संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर अगरतला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम माणिक साहा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। चलिए अब रुक करते हैं मिजोरम की सुर्खियों का। मिजोरम में आबकारी विभाग ने जब्त की 5 किलो हेरोइन। तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। म्यांमार से असम के लिए हो रही थी नशीले पदार्थ की तस्करी। मिजोरम तक पहुंची मणिपुर की जातीय हिंसा। जोरों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अलग प्रशासन की उठाई मांग। केंद्र सरकार ने मिजोरम को अवैध प्रवासियों का आंकड़ा जुटाने के दिए आदेश। प्रदेश सरकार ने आदेश पर जताई आपत्ति। राज्य सरकार ने केंद्र से मानवीय होने की कही बात। तो चलिए हेडलाइंस के बाद मिजोरम की खबरें अब आपको विस्तार से बताते हैं। आइजल में आबकारी और नारकोटिक्स विभाग ने करीब 5 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है। तस्करी के इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई 2 कार भी जब्त की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नशीले पदार्थ को 400 से ज्यादा छोटे साबुन के डिब्बे में रखा गया था। बताया जा रहा है कि हेरोइन की बड़ी खेप म्यांमार से असम के लिए लेकर जाई जा रही थी। और चलिए अब रुख करेंगे मणिपुर की ओर और आपको दिखाते हैं मणिपुर की सुर्खियां। हिंसा प्रभावित मणिपुर में चावल की नहीं होगी कमी। केंद्र सरकार ने दिलाया भरोसा। फिलहाल राज्य में है 2 महीने का स्टॉक। मणिपुर में हिंसा के दौरान वाहनों को जलाने वालों पर प्रशासन की सख्ती। पुलिस ने 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरएसएस ने मणिपुर हिंसा पर जताई चिंता। नेशनल कॉन्क्लेव के आखिरी दिन संघ प्रमुख ने केंद्र और राज्य समाधान की अपील की। और चलिए खबर आपको विस्तार से बताते हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर को केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहे अनाज लाभार्थियों को मिलते रहेंगे। राज्य के फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के डायरेक्टर ने कहा कि इस वक्त 2 महीने के चावल उपलब्ध हैं। एफसीआई गोदाम में 35,000 मीट्रिक टन चावल हैं। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में हर महीने 11,358 टन मीट्रिक टन चावल लोगों के बीच बांटती है।
और मणिपुर के बाद अब आपको दिखाते हैं नागालैंड की सुर्खियां। नागालैंड सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाया बैन। पर्यावरण के खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। अवध असम एक्सप्रेस की एक गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा शख्स। रंगपाहर दीमापुर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ हादसा। दीमापुर पुलिस ने चोरी किए गए 110 मोबाइल फोन किए बरामद। रिकवर फोन को पुलिस ने फोन ऑनर्स को सौंपा। तो चलिए हेडलाइंस के बाद नागालैंड की जो खबरें हैं वो विस्तार से आपको बताते हैं। नागालैंड सरकार ने दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो आयात किया जा सकता है और ना ही इसे स्टॉक किया जा सकेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक में भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, बॉक्स और मिठाई के डब्बे की पैकिंग में इसके इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और चलिए अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे पहले वहां के हेडलाइंस आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में मिला 3 मोटरार। पुलिस और सेना की टीम ने मोटरार को कब्जे में लिया। सड़क निर्माण के दौरान मिला मोटरार। अरुणाचल के दिबांग घाटी जिले के जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में घोटाले की शिकायत। राज्य सरकार ने जांच के दिए आदेश। अरुणाचल प्रदेश को जल्द मिलेगा 3 डॉपलर रडार स्टेशन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया ऐलान। रडार स्टेशन से किसानों को मिलेगी मौसम की जानकारी। और चलिए अरुणाचल की खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां केंद्रीय अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ईटानगर में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही 3 डॉपलर स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे राज्य के किसानों को मौसम के बारे में सही और सटीक जानकारी समय पर मिल सकेगी। इतना ही नहीं, इस स्टेशन के जरिए किसानों को फसल के पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि किसानों को साइंटिफिक तरीके से खेती के लिए मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो मौसम का रुख देखते हुए खेती कर सके। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम, और सबसे पहले आपको बताते हैं असम की सुर्खियां क्या है। असम सरकार धर्मांतरण पर सख्त। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। राज्य सरकार विधानसभा में जल्द लाएगी धर्मांतरण के खिलाफ बिल। असम मेघालय सीमा विवाद पर गुवाहाटी में अहम बैठक। मीटिंग में असम के वन मंत्री और मेघालय के डिप्टी सीएम ने लिया हिस्सा। अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल विस्तार से किया इनकार। बोले लोकसभा चुनाव के बाद होगा फेरबदल। चलिए तो हेडलाइंस के बाद अब असम की खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। और सबसे पहले गुवाहाटी की बात होगी, जहां पर असम मेघालय सीमा विवाद पर एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में असम के वन और पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन और मेघालय के डिप्टी सीएम ने शिरकत की। मीटिंग में कछार और पूर्वी जैंतिया हिल्स पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को इस विवाद को हल करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। दरअसल दोनों राज्यों के बीच 6 स्थानों को लेकर इस पर विवाद है। इस मसले पर पिछले साल एक एमओयू पर दस्तखत किए गए थे। दोनों राज्य के मंत्रियों ने इस विवाद को जल्द सुलझाने का भरोसा जताया। और चलिए अब रुक करते हैं सिक्किम की ओर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। भारी बारिश के कारण सिक्किम के कई जिलों में भूस्खलन। नाथुला और राज्य के अन्य हिस्सों से टूटा संपर्क। यातायात बहाल करने में जुटा बीआरओ। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाबार्ड से आग्रह। सीमावर्ती गांवों और जिलों की बेहतरी के लिए जारी रखें प्रयास।
नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर किया संबोधित। सिक्किम सरकार ने छात्र नेता की मौत मामले की जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। पूर्व जज के तहत पैनल 1 महीने में सौंपेगा रिपोर्ट। तो चलिए विस्तार से सिक्किम की खबर आपको बताते हैं। देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से नाथुला दर्रा समेत उत्तरी और पूर्वी सिक्किम के बड़े हिस्सों से संपर्क कट गया है। हालांकि कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू रोड के पास 9वें माइल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण भारत और चीन को जोड़ने वाला नाथुला दर्रा, तसोमगो झील और बाबा मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से संपर्क कट गया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने बताया कि राजमार्ग को साफ करने और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिए गए। सड़क पर यातायात के लिए साफ करने में कम से कम 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। वहीं मौसम में सुधार होने तक क्षेत्र का दौरा करने के लिए पर्यटक पास जारी करना बंद कर दिया गया है। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। राष्ट्रीय फुटबॉल शिविर के लिए श्रीनगर तैयार। सेफ अंडर 16 में भाग लेने वाली टीम करेगी तैयारी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के कोच रह चुके इशफाक अहमद को मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर जारी। श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में CRPF का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। भीषण हादसे में 8 जवान घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो चलिए जम्मू कश्मीर की खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर संभाग के गांदरबल जिले में CRPF का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 जवान घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार CRPF के जवान एक वाहन में सवार होकर बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान गांदरबल में सिंध नाला के पास उनका वाहन हादसे की चपेट में आ गया। इससे 8 जवान घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए बालटाल आधार शिविर अस्पताल ले जाया गया, जहां इस समय उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का और दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश की खास हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिनों के लिए भारी बारिश की दी चेतावनी। लोगों को नदियों से दूर रहने की दी गई सलाह। मंडी में बारिश और बाढ़ के चलते हुए नुकसान को लेकर डीजीपी संजय कुंडू ने दी जानकारी। आपदा से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के कर्मचारी तैनात। 15 सितंबर तक चलेगा आपदा से निपटने का ऑपरेशन। बारिश से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए लॉन्च की आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के बारे में मिलेगी जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश की हेडलाइंस के बाद अब अहम जानकारियां आपको देते हैं, यानी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में डीजल के रेट बढ़ने पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सह प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने 7 महीने में 2 बार डीजल पर वैट बढ़ाया है। इससे हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अभी पूरे प्रदेश भर में आपदा चल रही है और इस आपदा की घड़ी में जहां प्रदेश सरकार को जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, लेकिन डीजल पर वैट बढ़ाकर जनता की जेब पर सीधा डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 रुपए डीजल पर बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश की जनता पर 1500 करोड़ से अधिक का बोझ पड़ रहा है। व्यापार और पर्यटन फिलहाल दोनों ठप पड़े हैं, पर सरकार राहत देने के बजाय अपनी कमाई पर जोर दे रही है। और चलिए अब रुख करेंगे पंजाब की ओर। सबसे पहले सुर्खियां पंजाब की आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से पंजाब में तबाही। बारिश के चलते
14 जिले बाढ़ से प्रभावित, अब तक 29 लोगों की मौत। पंजाब में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में बाढ़ से 1414 गांव प्रभावित, लाखों एकड़ फसल बर्बाद। लुधियाना के जंडियाली गांव के पास प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग की सूचना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। तो चलिए पंजाब की खबर आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस में आपसी गुटबंदी की वजह से और पिछले करीब एक साल से राजनीतिक क्षेत्र में शांत चल रहे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी सेखड़ी ने आखिरकार कांग्रेस को छोड़ दिया है। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी माने जाने वाले सिद्धू खेमे को भी जबरदस्त झटका लगा है। विधानसभा चुनाव 2022 में सेखड़ी को बटाला सीट दिलवाने वाले सिद्धू ही थे और सिद्धू ने सेखड़ी के पक्ष में दमदार रैलियां भी की थी। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमन शेर सिंह कलसी से वो हार गए थे। पंजाब के बाद सीधा लिए चलते हैं आपको हरियाणा और दिखाते हैं आपको हरियाणा की हेडलाइंस। रौद्र रूप में आई यमुना से पानी पानी हो रहा हरियाणा। बाढ़ की चपेट में 10 जिले। बाढ़ बारिश से 8 की मौत, 78 लोगों का किया गया रेस्क्यू। चंडीगढ़ में भारी बारिश से वाटर सप्लाई हुई ठप। सीवरेज और सड़कों को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन ने मरम्मत में 1 महीने लगने की बात कही। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च की मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन। किसानों को मिलेगा फायदा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बाढ़ पर सियासत अब तेज हो गई है। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल 5 साल सोए रहे, अब दिल्ली में पानी भरा तो अपनी नाकामी हरियाणा पर डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जिस यमुना से 7 लाख क्यूसेक पानी भी निकल जाता था, वहां इस बार 3.5 लाख क्यूसेक में दिक्कत किस कारण हुई। दिल्ली सरकार ने यमुना की स्थिति को बिगाड़ रखा है। यमुना की जो स्थिति दिल्ली ने बना रखी थी उसकी जांच कराएंगे। वो केवल आईटीओ बैराज की ही नहीं बल्कि दिल्ली में पूरे यमुना क्षेत्र की जांच करवाएंगे। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण यमुना की स्थिति बिगड़ी है। और संपूर्ण भारत में अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। बाढ़ के पानी से लाल किले को खतरा। एएसआई करेगी मामले की जांच। पानी घटने के बाद भी दिल्ली पुलिस की चुनौतियां बरकरार। बाढ़ प्रभावितों से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बोले जिनके कागजात बह गए हैं कैंप लगाकर बनाए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगी सरकार। बाढ़ से दिल्ली में बढ़ा डेंगू मलेरिया का खतरा। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा। तो चलिए खबर विस्तार से आपको बताते हैं। दिल्ली में भले ही यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोरी गेट स्थित एक स्कूल में बने राहत शिविर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित दिल्ली के 6 जिलों के लोगों के लिए सरकार ने स्कूलों या धर्मशालाओं में राहत शिविर लगाए हैं, जहां खाना, पानी और टॉयलेट्स का समुचित इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। जिन लोगों के जरूरी कागजात पानी में बह गए हैं, कैंप लगाकर उनके कागजात बनाए जाएंगे और जिन बच्चों की किताबें, ड्रेस बह गए, उनके लिए दोबारा किताब और ड्रेस का इंतजाम किया जाएगा। तो दिल्ली के बाद सीधा रुख करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश
का जताया अनुमान। बाकी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के बाद अब गंगा दिखा रही है रौद्र रूप। हरिद्वार में बैराज का फाटक टूटा। मेरठ में भी बाढ़ का खतरा। सावन की शिवरात्रि के साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन। उत्तराखंड आकर 150 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए कांवड़िए। अब महामारी फैलने की आशंका। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं उत्तराखंड की खबरें। देहरादून के उप निबंधन कार्यालय और अभिलेखागार के औचक निरीक्षण में कई खामियां और गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सीएम धामी ने एक्शन लिया। सीएम धामी ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की एसआईटी जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी अभिलेखागार और अभिलेखों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शनिवार को देहरादून में भू अभिलेखों की जालसाजी का मामला सामने आने के बाद अभिलेखागार का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई थी कि अभिलेख कक्ष में कई सालों के महत्वपूर्ण अभिलेख रखे गए थे, लेकिन उनका रखरखाव मानकों के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। चलिए संपूर्ण भारत में अब रुख करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की सुर्खियां सबसे पहले आपको बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी एनडीए में शामिल। अमित शाह बोले यूपी में मजबूती मिलेगी। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएस की टीम ने आईएसआई के एजेंट को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान भेज रहा था सैन्य ठिकानों के सीक्रेट्स। मौसम विभाग ने यूपी में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 50 से अधिक जिलों में 72 घंटे तक भारी बारिश की संभावना। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की खबर विस्तार से बताते हैं, जहां पाकिस्तान में अपने आकाओं को भारतीय सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के आरोप में यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार रईस मुंबई में अरमान नाम के शख्स के संपर्क में आया था, जिसने उसे भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए राजी किया। इतना ही नहीं, उसे एक पाकिस्तानी नागरिक ने पैसे और दुबई में नौकरी देने का भी वादा किया था। पुलिस के मुताबिक रईस को भारत के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा गया। पुलिस के मुताबिक सलमान और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के बाद सीधा लिए चलते हैं आपको बिहार की ओर और दिखाते हैं आपको बिहार की हेडलाइंस। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार आज। ग्रामीण विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुनेंगे। जनता दरबार के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के लिए होंगे रवाना। पटना में हुए लाठीचार्ज पर बिहार में गरमाई सियासत। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर खोला मोर्चा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिया आवेदन। सुशील कुमार मोदी ने साधा यूसीसी को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, किसी भ्रम में न रहें, पूरे देश पर लागू होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिहार की खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार का आज सुबह 11 बजे से जनता दरबार लगेगा, जहां एक बार फिर से सीएम लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के कारण पिछले सोमवार को जनता दरबार नहीं लग पाया था। जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, जहां बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय विपक्षी पार्टियों की बैठक शुरू होने वाली है।
और चलिए बिहार के बाद आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। सुर्खियां आपको पश्चिम बंगाल की दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने अपनी ही पार्टी को दी धमकी। कहा, अगर नहीं रुके हमले तो भविष्य में विधानसभा में सरकार के किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार अलर्ट। सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक के नेतृत्व में भेजी गई टीम। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में फंदे से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। तो सुर्खियों के बाद पश्चिम बंगाल की खबर आपको विस्तार से बताते हैं, जहां बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमले को तेज करते हुए दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बस कुछ समय और टिकेगी। बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि जन समर्थन प्राप्त सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर बीजेपी नेता दिल्ली में केवल अपनी रेटिंग बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा कि यह पंचायत चुनाव टीएमसी सरकार की देखरेख वाला आखिरी चुनाव बनने जा रहा है। इसी के साथ शांतनु ठाकुर ने कहा कि मेरा अनुमान है कि यह सरकार 5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल के बाद सीधा लिए चलते हैं आपको झारखंड और बताते हैं आपको झारखंड की सुर्खियां। महिला उत्पीड़न को लेकर बोले झारखंड के चीफ जस्टिस, ये एक संवेदनशील मामला, दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस की अहम भूमिका। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले मुख्यमंत्री सोरेन का बड़ा बयान। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी के गवाह पर लगा सीएए निरस्त। गृह सचिव को कार्रवाई का निर्देश। चलिए तो झारखंड की खबरें कुछ डिटेल्स के साथ अब आपको हम बताते हैं। विपक्षी महागठबंधन की आज से बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात पर प्रबल पक्षधर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ व्यापक राजनीतिक गोलबंदी जरूरी है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन हमेशा विपक्षी गठबंधन के मंच पर मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पटना में हुई पिछली बैठक में भी उन्होंने भाग लिया था। तो चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सुर्खियां आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में मोबाइल चोरी के आरोप में आदिवासी युवक की पिटाई। युवक को रात भर जेसीबी से बांधकर रखा गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ फतह में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। बीजेपी ने रोडमैप पर शुरू किया काम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के कलाकारों से की मुलाकात। फिल्म निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। तो चलिए छत्तीसगढ़ की सुर्खियों के बाद खबर विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के कलाकारों से मुलाकात की, जहां सीएम से मिलने बस्तर से लेकर सरगुजा तक से कलाकार सीएम से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में सीएम को बताया। सीएम बघेल ने कलाकारों को फिल्म संबंधी निर्माण के लिए सब्सिडी देने को लेकर चर्चा की। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सीएम बघेल लगातार लोगों से संपर्क साधने का काम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि हर राज्य में चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। कई राज्यों में उन्हें हार मिल चुकी है। छत्तीसगढ़िया कलाकारों से साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। सभी कलाकार तो नहीं हो सकते क्योंकि हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं, अलग अलग विधा के हैं और कुछ थिएटर के भी हैं, कुछ फिल्म लाइन के भी हैं। वो सारे लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई।
बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिल्म नीति की भी बात हुई है और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह में जो सब्सिडी मिलने चाहिए उसके बारे में बात हुई। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा छत्तीसगढ़ के बाद सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश का और दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के सागर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 1 घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई जोरदार बारिश, जटाशंकर मंदिर में घुसा बारिश का पानी, मंदिर में मची अफरा तफरी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की बात होगी जहां पर राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त महीने में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी और ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा और इसका लाभ प्रदेश के 7,50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त महीने से दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है कि 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की। सुर्खियां आपको राजस्थान की दिखाते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने किया चुनावी शंखनाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू किया नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन। बीजेपी ने उठाया कन्हैया लाल और जयपुर ब्लास्ट का मुद्दा। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू। राज्य के 32 जिलों में बरस रहे बादल, जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। महंगाई राहत शिविर में 2.8 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया। पोस्ट मशीनों से वितरित होंगे पैकेट्स। तो चलिए अब राजस्थान की खबर आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान एक बार फिर से गैंगरेप की बड़ी वारदात से दहल उठा है। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय कैंपस में नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को सीएमआर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली है। उन्होंने डीजीपी को कड़े निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। वहीं अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क बनाए हुए हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा उठी है। राजस्थान के बाद सीधा चलते हैं गुजरात और गुजरात की हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में हुई G20 की मंत्री स्तरीय बैठक। अमेरिका की विदेश मंत्री जेनेट येलेन ने बैठक में लिया हिस्सा। फ्रेंड शोरिंग रणनीति पर जेनेट येलेन ने किया संबोधित। गुजरात में कई नदियों का बढ़ा जल स्तर। गांधीनगर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पानी रोकने के लिए बनाया गया अस्थायी बांध। गुजरात में आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को राज्य सरकार का बड़ा उपहार। कार्ड धारकों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ। सभी परिवारों के लिए नई घोषणा हुई लागू। हेडलाइंस के बाद कुछ खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन दरअसल गुजरात के दौरे पर हैं।
जहां गुजरात में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने हिस्सा लिया है। बैठक में संबोधित करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद अदा किया। जेनेट येलेन ने कहा कि फ्रेंड शोरिंग हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलेपन को बढ़ाने के नजरिया का एक जरूरी आधार है। भारत सप्लाई चेन को मजबूती देने में बेहतर भूमिका निभा रहा है। जेनेट ने अमेरिका और भारत के बीच फ्रेंड शोरिंग को लेकर संबंधों को और मजबूत करने का काम किया जाएगा, ये बातें कही। बता दें कि फ्रेंड शोरिंग एक ऐसी रणनीति है जहां एक देश कच्चे माल खरीदने से लेकर उत्पादों की सप्लाई करने तक के लिए उस देश के साथ तालमेल बिठाता है जहां सप्लाई चेन टूटने का खतरा नहीं होता। तो देखा अपने दक्षिण से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर भारत और उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत, यानी संपूर्ण भारत की खबरें सिर्फ न्यूज इंडिया पर। तो संपूर्ण भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।